सो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। तो आज हम समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब ये क्या है? ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, किसमें से? एक जो डायरी है किनकी, एन फ्रैंक की, उसमें से। बेसिकली काफी ज्यादा वर्ल्ड फेमस एक नॉवल है एन फ्रैंक की, जो कि उनके फादर ने पब्लिश की थी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल। तो उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसमें से लिया गया एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट इम्पॉर्टेंट, आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइंड करोगे इस चीज को, और आपकी नॉलेज बढ़ेगी एक्चुअल में जो भी पूरा सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पे, उसके ऊपर। तो अब ये बेस्ड किस पे है? ये जो चैप्टर है आपका, जो एन फ्रैंक थी, ये कौन थी? जूइश थी। अब आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में, आपके हिस्ट्री के चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा कि हिटलर जो था उस टाइम पे, हिटलर का रूल था। तो हिटलर क्या करता था कि वो, उसका जो एक एम था मेन, कि वो सारे के सारे जितने भी जूइश लोग थे उनको खत्म करना चाहता था, उनको मारना चाहता था और उनपे अत्याचार करता था। ठीक है, तो हिटलर करता क्या था कि जो कॉन्सेंट्रेटेड जो कैंप्स होते थे उनके अंदर डाल देता था जो जूइश लोग थे उनको, और वो गैस चैम्बर्स होते थे तो उनमें उनका दम घुट के वो लोग मर जाते थे। तो सेम वैसे ही डेथ हमारी जो ऑथर है स्टोरी की, ठीक है, और हमारे चैप्टर की, एन फ्रैंक, उनकी भी हुई है। तो उनकी डेथ के बाद में 1945 में उनकी डेथ हुई थी, और उनकी डेथ के बाद में उनकी जो डायरी थी जिसमें वो ये सब लिखा करती थी, अपना डे बाय डे इंस्टेंसेस अपने साथ में, हमारे साथ में, अपनी डायरी के साथ में, हमारे साथ में तो बाद में शेयर हुए जब वो पब्लिश हुई। पहले वो अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान के उसके साथ में शेयर किया करती थी। ठीक है, अपने डायरी में सारा का सारा अपनी डे टू डे हैपनिंग्स लिखा करती थी वो। तो वो डायरी उनके फादर को मिल जाती है उनकी डेथ के बाद में, और वो उस डायरी को पब्लिश कर देते हैं। तो ऐसे ही ये जो है 13 ईयर की थी ये जब एन फ्रैंक थी, जब उन्होंने ये डायरी लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि अलोन है और कोई इनका एक ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसको ये सारी चीजें जो है वो बता सकती है या बता पाएंगी। तो उन्होंने जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी समझा वो अपनी डायरी को समझा, और अपनी डायरी को क्या नेम दिया? किटी। मतलब पर्सोनिफाई किया एज अ ह्यूमन, एज अ बेस्ट फ्रेंड, अपनी डायरी को ट्रीट करते हुए, अपनी डायरी को मानते हुए उन्होंने सब कुछ अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट किया। और काफी ज्यादा डेली बेसिस पे वो उस डायरी को लिखती थी, जैसे हर लोग लिखते हैं। काफी सारे लोग आप में से आज भी डायरी लिखते होंगे, डायरी में अपनी जो चीजें हैं वो शेयर करते होंगे, तो वैसे ही ये लिखती थी। अब इन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इनकी जो ये नॉवल है ये वर्ल्ड वाइड फेमस होगी, सब पढ़ेंगे और सब इनको इतनी रिस्पेक्ट शो करेंगे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा शोज हैं इनके ऊपर, एन फ्रैंक के ऊपर। ठीक है, इनकी जो बुक है पूरा का पूरा एक स्टोरी है, पूरा का पूरा चैप्टर है, सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इजीली अगर आप देखना चाहें तो। लेकिन ये फिलहाल तो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है इनकी पूरी की पूरी नॉवल है उसमें से। तो थीम हम देख लेते हैं हमारे चैप्टर का कि थीम क्या है बेसिकली। सो दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये क्या है? एन फ्रैंक की डायरी का एक्सट्रैक्ट है, जैसा कि मैंने बताया। 13 ईयर्स ओल्ड जूइश गर्ल, ये कौन थी? 13 ईयर्स की जूइश गर्ल थी ये। एट द टाइम ऑफ इन्वेशन ऑफ जर्मन ओवर हॉलैंड, ठीक है, हर फैमिली हिड इटसेल्फ। तो ये जो टाइम था किसका? इन्वेशन का। कब? जर्मन, और जर्मन का किसके ऊपर? हॉलैंड के ऊपर। ठीक है, जब कॉन्कर करने का और वो पूरा इन्वेशन का टाइम था, तब इनकी जो फैमिली थी, इन्होंने क्या कर लिया था? अपने आप को छुपा लिया था। अब वो भी हमें आगे पता चलेगा, इन्होंने हमें अपने आप को छुपा लिया था ताकि ये जो हिटलर है या उनके जो लोग हैं उनकी नजरों में ना आ पाए। ठीक है, और ये सेफ रहे, तो इन्होंने अपने आप को काफी टाइम तक छुपाए रखा था। At that time, she started writing the diary as she had no friends with whom she could share her thoughts and experiences. तो उसी टाइम पे जो हमारी 13 इयर्स की जो एन फ्रैंक है, इन्होंने ये डायरी लिखना स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे इनका कोई फ्रेंड नहीं था जिसके साथ में ये अपने जो डेली के इंस्टेंसेस थे और अपने ये एक्सपीरियंस थे ये सब शेयर कर पाती, अपने थॉट्स ये शेयर कर पाती। शी नेम्ड हर डायरी किटी। उन्होंने अपनी डायरी का क्या नाम लिखा? ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने अपनी डायरी का नाम रखा एज अ बेस्ट फ्रेंड, उसको ट्रीट करते हुए, ऐसा बेस्ट फ्रेंड उसको मानते हुए उन्होंने क्या नाम रखा? किटी। She wrote everything about her life in her diary and considered it her true friend. तो अपने बारे में सारी चीजें जितनी भी थी सब अपनी डायरी में लिखा करती थी और अपना फ्रेंड की तरह उस डायरी को माना करती थी। ठीक है, द डायरी हैड द अकाउंट ऑफ एवरीडे हैपनिंग्स इन अ डेली लाइफ। तो डायरी के पास में पूरा का पूरा अकाउंट था उनकी जो डे टू डे हैपनिंग होती थी उनकी लाइफ में, ठीक है, उसका। She spent her adolescence years hidden from outside world and her diary kept all her secrets.
तो एडोलेसेंस ईयर्स क्या होते हैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे, 13 टू 90 ईयर्स, 19 ईयर ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। कि जो 13 से लेके 19 साल तक की जो किसी इंसान की उम्र होती है, ठीक है, जो एज टाइम होता है, जो पीरियड होता है, उसको कहते हैं एज ऑफ अडोलेसेंस। तो उनकी ये जो एज ऑफ अडोलेसेंस का ये जो टाइम था, उन्होंने क्या करा, छुप के, दुनिया से छुप के अपनी डायरी में सारी चीजें लिखी, अपने सारे सीक्रेट्स अपनी डायरी में लिखे। द डायरी वॉज पब्लिश्ड बाय हर फादर आफ्टर हर डेथ इन 1945। अब उनकी जो डायरी थी वो उनके फादर को मिली उनकी डेथ के बाद में, और उन्होंने वो पब्लिश की। अब उनकी डेथ कब हुई, जैसा कि मैंने बताया, 1945 में, ठीक है, शी डाइड इन 1945। अब देखिए, अब उन्होंने अपनी डायरी स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, उनको बोलते हुए बताया है, डायरी अभी प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उनके जो थॉट्स हैं और जैसा वो बोलती थी, जैसा वो सोचती थी, वो यहाँ पे बताया गया है। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। वो क्या बोलती हैं कि डायरी लिखना काफी ज्यादा एक स्ट्रेंज, काफी ज्यादा एक अनजान सा एक्सपीरियंस है किसी मेरे जैसी लड़की के लिए या मेरे जैसे पर्सन के लिए। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. अब यहाँ पे वो क्या बोलती हैं, मतलब काफी ज्यादा एक आयरनिकली आप बोलिए, उन्होंने ये स्टेटमेंट यूज किया है कि एक डायरी लिखना काफी ज्यादा स्ट्रेंज, काफी ज्यादा अनजान सी चीज है मेरे जैसे इंसान के लिए, एक डायरी लिखना या कोई राइटिंग लिखना। क्योंकि ना कि सिर्फ उन्होंने पहले कभी कुछ लिखा है, लेकिन ये काफी ज्यादा ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं 13-year-old जो स्कूल गर्ल हूँ, एक स्कूल जाने वाली बच्ची हूँ 13-year-old की, तो कोई मेरी जो भी मैं डायरी में लिखती हूँ वो चीजें क्यों जानना चाहेगा, जो भी मेरे थॉट्स हैं, ये जितने भी मेरे विचार हैं, ठीक है, वो एक 13-year-old स्कूल गर्ल, मतलब एक बच्ची के विचार कोई ना अभी जानना चाहेगा, ना आगे कभी पढ़ना चाहेगा, ना जानना चाहेगा, ऐसा उनका सोचना है। जिनकी जो नॉवल है वो वर्ल्ड वाइड रेड है, जिनको सबने पढ़ रखा है, जिनको सब अब जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो इट सीम्स टू मी दैट लेटर और नीदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा इन द म्यूजिंग्स। अब म्यूजिंग्स क्या है, म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। म्यूजिंग्स का मतलब है थॉट्स, या फिर विचार बोल सकते हो आप। तो जो थॉट्स होते हैं किसी इंसान के, या विचार आप कह लो हिंदी में, तो जो विचार थे उनको क्या कहा गया है, म्यूजिंग्स। कि कोई 13-year-old गर्ल की जो म्यूजिंग्स हैं उनको जानने में कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा, ना अब ना कभी और। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing. कि लेकिन इस चीज का कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मैं कैसा फील करती हूँ, मैं लिखने जैसा फील करती हूँ, मैं राइट करना फील करती हूँ, मैं लिखना प्रेफर करती हूँ। And I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. और मेरी सबसे बड़ी फील क्या है कि मेरी चेस्ट के ऊपर, ऑफ माई चेस्ट मतलब मेरे ऊपर, मेरे मन के अंदर जितना भी बाहर है, मैं उसको निकालना प्रेफर करूंगी। ये सारी चीजें सोचने से, ये सारे जो थॉट्स हैं उनके ऊपर, या ये सारी चीजें सोचने से पहले जो मेरी चेस्ट के ऊपर, मतलब जो भी चीजें हैं, जितने भी मेरे थॉट्स हैं, इन सबको निकालना किसी भी तरह से, मैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ, मेरे लिए वो ज्यादा बड़ी फीलिंग है। नाउ सी, उन्होंने बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सी लाइन यूज करी है यहाँ पे, चिल्ड्रन, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। यहाँ पे उन्होंने कितना ब्यूटीफुल सा ये स्टेटमेंट यूज करा है कि जो पेपर है, ठीक है, उस पे किसी पेपर के पास में, किसी पेपर में ज्यादा धैर्य है लोगों से ज्यादा किसमें धैर्य है, पेपर में। उन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करी है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. अब वो ये क्या बोलते हैं कि ऐसा मैंने तब सोचा कि जब मैं अपने घर में अकेले बैठी हुई थी, ठीक है, और काफी ज्यादा डिप्रेस मतलब सैड, मतलब बहुत ज्यादा सैड और अपसेट आप कह लीजिए कि मैं काफी ज्यादा सैड और अपसेट फील कर रही थी, और अपने मैं घर में अपने जो हैंड्स हैं उनको ऐसे करके अपनी चिन पे रख के बहुत ज्यादा बैठी हुई थी, और किसी चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और अपने घर में मैं अकेले बैठी थी। तब ये माइंड में मेरे थॉट आया, और तब मैंने ये चीज सोची क्या,
पेपर हैज मोर पेशेंस, मतलब पेशेंस का मतलब धैर्य, देन पीपल, लोगों से ज्यादा किस में धैर्य है, पेपर में। विद माई चेन इन माई हैंड्स, तो वैसे बैठी थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस का क्या मतलब होता है, विदाउट फीलिंग एनी एनर्जी और एनी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, विदाउट फीलिंग एनी एनर्जी और इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिस्टलेस का मीनिंग है कि बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी इंटरेस्ट के। और बोर का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। तो काफी ज्यादा बोर हो रही थी वो, कोई इंटरेस्ट नहीं था, काफी ज्यादा सैड और डिप्रेस थी, और ऐसे अपने जो हैंड्स उनको चिन पे रख के अपने घर में अकेले बैठी हुई थी। तो तब उनके माइंड में ये थॉट आता है, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और टू गो आउट, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें बाहर जाना चाहिए या घर के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, I finally stayed where I was brooding। अब ब्रूडिंग का क्या मतलब है, किसी चीज को सोचते हुए या किसी चीज का चिंतन करते हुए। ठीक है, ये है ब्रूडिंग का मीनिंग। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टेप बैक। तो सबसे पहले आप ब्रूडिंग का मीनिंग यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सोचते हुए। सोचते हुए या किसी चीज का चिंतन करते हुए। तो यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, तो वो यही सोचते हैं कि पेपर है उसमें ज्यादा धैर्य है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड स्टेप बैक, स्टेप बैक का मतलब क्या होता है, हार्ड कवर्ड। ठीक है, काफी ज्यादा आपके लिए इस वाले पैराग्राफ में, इस वाले में काफी मीनिंगफुल है ये पैराग्राफ। इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग इंपॉर्टेंट है। स्टिफ बैग, हार्ड कवर। तो वो बोलती हैं कि पेपर में, सेम जैसा कि उन्होंने बोला कि पेपर में ज्यादा धैर्य है, और वो प्रेफर करेंगी कि किसी हार्ड कवर की नोटबुक, जिसको वो क्या बुला सकती हैं, डायरी, जिसका क्या नेम है, ग्रैंड काफी एक नेम है जिसका नाम है डायरी, उसमें वो ये सब लिखना प्रेफर करेंगी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। तो जब तक वो सोचते हैं कि जब तक मेरे को कोई रियल फ्रेंड, जिसको मैं, कोई ऐसा इंसान जिसको मैं अपना असली रियल फ्रेंड मान सकूं, असली दोस्त मान सकूं, ऐसा कोई नहीं मिलता, तो तब तक वो यही चीज सोचेंगे कि वो जितना भी अपना पूरा डे टू डे हैपनिंग्स है वो किस में लिखें, डायरी में लिखें, और जो अपना रियल फ्रेंड है उसको किसे कंसीडर करें, डायरी को कंसीडर करें। ठीक है, तो ये मीनिंग्स आप याद रखिएगा। डिप्रेस्ड का मीनिंग सैड होता है। लिस्टलेस का मीनिंग क्या होता है, विदाउट एनी इंटरेस्ट, ना किसी एनर्जी के ना किसी इंटरेस्ट के। ठीक है, एक फीलिंग होता है, एक इमोशन। ठीक है, दैट इज लिस्टलेस। ब्रूडिंग का मतलब सोचना, किसी चीज का चिंतन करना। स्टिफ बैक का मतलब हार्ड कवर। नाउ सी, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्पायर्ड और एंकरेज्ड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इंस्पायर होना किसी चीज से, इंस्पायर्ड या फिर एंकरेज होना आप कह सकते हैं। मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। तो केवल ये एक थॉट था, ये एक पॉइंट था, वो बोलती हैं, जिसने मेरे को इंस्पायर करा। ठीक है, जिसने मुझे एंकरेज करा डायरी रखने के लिए पहली जगह पे। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। ठीक है, और मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियर, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। तो वो क्या बोलते हैं कि पहले मुझे ये चीज क्लियरली, और पहले सबसे पहले ये चीज रखने दीजिए। मुझे पता है कि किसी भी इंसान को, किसी भी लोग को, किसी को भी ये चीज बिलीव नहीं होगी कि किसी 13-year-old गर्ल की, कोई 13-year-old गर्ल पूरे वर्ल्ड में अकेली है, अलोन है, और उसका कोई फ्रेंड नहीं है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं अकेली। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। तो यहाँ पे बताया गया है, वो बोलती हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को या किसी को भी बिलीव नहीं हो कि मैं ऐसा बोलती रहती हूँ कि मैं अलोन हूँ, मैं अलोन हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि किसी को बिलीव नहीं होगा कि एक 13 साल की बच्ची अकेली है या इसका कोई फ्रेंड नहीं है। लेकिन हाँ,
मेरे काफी ज्यादा लविंग पेरेंट्स हैं, मेरे बहुत ज्यादा लविंग पेरेंट्स हैं, और मेरी एक एल्डर सिस्टर भी है। कितने साल की उनकी एल्डर सिस्टर, ये आ सकता है 1 मार्कर में 16 ईयर ओल्ड। 16 साल की उनकी एल्डर सिस्टर है, उनकी एक सिबलिंग है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और ऐसे कुछ 30 लोग हैं जिनको मैं अपना फ्रेंड्स बोल सकती हूँ। और उनकी फैमिली में और कौन कौन है, उनकी आंट्स हैं, ठीक है, जो काफी अच्छी हैं, जिनका नेचर अच्छा है, हमें आगे बताएंगे। एक उनका अच्छा सा घर है, उनके काफी ज्यादा लविंग पेरेंट्स हैं, उनकी आंट्स हैं जो कि काफी ज्यादा लविंग हैं, है ना, अंकल्स हैं। सी आई हैव अ फैमिली, फैमिली है, लविंग आंट्स हैं, एंड अ गुड होम, और अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई ओन वन ट्रू फ्रेंड। ठीक है, ऐसा कहने के लिए तो मेरे पास में सब कुछ है, किसके सिवा, एक ट्रू फ्रेंड के सिवाय मेरे पास कहने के लिए तो सब कुछ है। और ऐसे 30 लोग भी हैं जिनको मैं फ्रेंड बोल सकती हूँ। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में होती हूँ तो मैं एक ही चीज के लिए सोचती हूँ, एक गुड टाइम के लिए, एक अच्छे से समय जो स्पेंड करना है उस चीज के लिए मैं सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। ठीक है, I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। अब वो सोचते हैं कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं, मेरा मेन कंसर्न क्या होता है कि मैं अच्छा सा टाइम स्पेंड करूं, और मैं और कुछ बोल ही नहीं पाती। बस जो दिन में, जो पूरे दिन में, ऑर्डिनरी का क्या मतलब है, नॉर्मल, कि पूरे दिन भर की जो ऑर्डिनरी नॉर्मल सी चीजें हैं मैं वो बताऊंगी। ठीक है, और अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के लिए सोचूंगी जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और उससे ज्यादा मैं उनसे क्लोज नहीं हो पाती, उससे ज्यादा मैं उनसे और ज्यादा क्लोज नहीं हो पाती। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड। अब कन्फाइड का क्या मतलब होता है, कन्फाइड का मतलब होता है कि कोई पर्सन जिसको आप अपनी बहुत ज्यादा सीक्रेट, और बहुत ज्यादा अपनी निजी जिंदगी या कोई निजी आपका सीक्रेट हो उसके बारे में बताओ, आपका कोई बहुत ज्यादा बड़ा सा या कोई बहुत ही ज्यादा सीक्रेट ऐसा जिसको आप किसी को नहीं बताते, ठीक है, वो शेयर करो, दैट इज कन्फाइड। तो वो यही बताती है कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं अच्छा सा, जो अच्छा सा समय है, अच्छा गुड टाइम है, वो स्पेंड करती हूँ, और डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मल सी चीजें होती है वो बता सकती हूँ। इससे ज्यादा मैं उनसे क्लोज नहीं हो सकती, ना कन्फाइड कर सकती हूँ। और यही रीजन है कि हम कन्फाइड नहीं कर सकते। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। लायबल का क्या मतलब है, लाइकली टू। लाइकली टू मतलब संभावना, कि यही रीजन है कि जो चीजें हैं वो लायबल नहीं है, मतलब लाइकली नहीं है चेंज होने के लिए। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही रीजन है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैंने अपनी एक प्लेस पे रख रखा है, और मेरा कोई ट्रू फ्रेंड मैं किसी को कंसीडर नहीं करती एक्चुअल में, तो उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। नाउ सी, टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। एनहेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इंक्रीज करना, ठीक है, बढ़ाना, एनहेंस करना बोल सकते हैं, इंक्रीज्ड। तो वो बोलते हैं कि यही रीजन है कि मैंने जो एक एनहेंस करी है, एक इंक्रीज करी है किसकी इमेज, एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, मतलब लॉन्ग, कोई बहुत ज्यादा लंबे इंतजार किया गया किसी फ्रेंड का, उसकी इमेजिनेशन। I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty। तो अब jot in का क्या मतलब है, कहा jot in का मतलब है, I don't jot down, सॉरी, jot down का क्या मतलब है, to collect and to write। यहाँ पे देख लीजिए, to collect and write। कि वो ये कहती हैं कि मैं पूरा का पूरा जितनी भी चीजें हैं वो पूरी तरीके से कलेक्ट करके नहीं अपनी डायरी में लिखूंगी जैसा मोस्टली सारे के सारे लोग करते हैं, ठीक है, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। तो यहाँ पे वो बोलती हैं कि इस डायरी को मैं एज अ फ्रेंड कंसिडर करूंगी और उसको क्या बुलाऊंगी, अपनी डायरी को किटी बुलाऊंगी। उनका जो नेम है वो क्या दूंगी अपनी डायरी को, दैट इज किटी। तो वो अपनी डायरी को नेम करती है किटी।
Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. Plunge का क्या मतलब है? Plunge का मीनिंग है to enter और to jump, आप दोनों चीजें बोल सकते हो. See, to enter किसी चीज में enter करना और to jump. तो यही बोलती है कि जो डायरी है मेरी, उसके अलावा ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई है इंसान जिसके मैं डायरेक्टली जिसमें एंटर कर पाऊं. आई डिड प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माय लाइफ सच एज डिसलाइक डूइंग सो. ठीक है, किसी को बता पाऊं कि मेरी जो लाइफ का ब्रीफ स्केच है, ब्रीफ मतलब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन वो दे पाऊं, या अपना जो डिसलाइक्स हैं, जो चीजें मैं नापसंद करती हूँ वो बता पाऊं. तो सब कुछ जो है अपना मेन फ्रेंड, अपना ट्रू फ्रेंड किसे कंसीडर करते हैं? किटी को करती है, AKA उनकी जो डायरी है उसे. माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. वो क्या बोलती है? मेरे फादर बहुत ज्यादा अडोरेबल, बहुत ज्यादा अच्छे जो मेरे फादर हैं, ठीक है, आज तक मुझे नहीं मिल सकते थे मेरे बेस्ट फादर, उनके लिए वो बोलती हैं. डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36. उन्होंने मेरी मॉम से शादी नहीं करी अंटिल, कब तक? जब तक वो 36 उनकी एज नहीं हो गई थी. एंड शी वॉज 25, और उनकी एज कब थी? 25. माई सिस्टर मार्गट. अब उनकी सिस्टर का यहाँ पे नेम मेंशन हुआ है मार्गट. ठीक है, मार्गट उनकी सिस्टर का जो है नेम है, ये आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में. ठीक है, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट. कहाँ पे वो बॉर्न हुई थी? बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926. जर्मनी 1926 में वो बॉर्न हुई थी. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. और वो कब बॉर्न हुई थी? 12 जून में बॉर्न हुई थी 1929 में. ये सारे आपको जो डिटेल्स है ना इस चैप्टर की, वन बाय वन ये याद रखनी है आपको, क्योंकि ये 1 मार्कर्स में आ सकती है और इनसे श्योरली ऐसा है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4. ठीक है, वो कब तक रही फ्रैंकफर्ट में? जब तक वो 4 साल की थी. माई फादर एमिग्रेटेड. एमिग्रेटेड का मतलब क्या है? टू मूव इन अनदर कंट्री. ये देख लीजिए, टू शिफ्ट और टू मूव इन अनदर कंट्री. To move in another country. To Holland. अब उनके फादर ने क्या करा? हॉलैंड में शिफ्ट हो गए वो लोग. जब तक वो 4 साल की थी तब तक तो वो फ्रैंकफर्ट में थे जर्मनी में, फिर वो शिफ्ट हो गए हॉलैंड में इन 1933. कब? 1933 में. माय मदर एडिथ हॉलैंडर, उनका नेम क्या था? एडिथ हॉलैंडर. फ्रैंक था उनकी मॉम का नेम. ठीक है. वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. कब गई उनके साथ में? सितंबर में गई उनके साथ में. किनके साथ में? उनके फादर के साथ में. उनका नेम भी बताएंगे, उनका नाम बताएंगे, ऑटो फ्रैंक, उनके फादर का. ठीक है, हॉलैंड में गई इन सितंबर. व्हाइल मार्गट एंड आई वाज सेंट टू एकिन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर. और हमें कहाँ भेज दिया गया था? ये भी आपको याद रखना है, एकिन में उनकी ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए. मार्गट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. और जो मार्गट है, जो उनकी सिस्टर बताई गई है, एल्डर सिस्टर, उनकी सिबलिंग, वो हॉलैंड कब गई? दिसंबर में गई. एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी. और मैं कब गई? 2 months लेटर फेब्रुअरी में गई. देन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गट. अब मुझे क्या था? मैं एज अ बर्थडे प्रेजेंट गई, मतलब मैं एज अ बर्थडे प्रेजेंट गई थी अपनी सिस्टर के लिए. यहाँ पे उन्होंने बताया है सिस्टर मार्गट के लिए. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. ठीक है, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में उन्होंने स्टार्ट करा. ये भी आपको याद रखना है कि उनका जो स्कूल था वो क्या था, उसका नेम आप मेंशन कीजिए. मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में उन्होंने स्टार्ट करा. वहां पे जाते ही आई स्टेड देयर until I was 6. मैं वहां पे रुकी जब तक मैं 6 साल की थी. At which time I started in the first form. और वहीं से ही मैंने started करा as a first form. In the 6th form my teacher was Mrs. Cuparis. उनका जो टीचर का नाम है, उनकी जो फर्स्ट टीचर है, उनका क्या नेम बताया? कुपैरिस. मिसेस कुपैरिस द हेड मिस्ट्रेस. और हेड मिस्ट्रेस किसे कहा जाता है? फीमेल प्रिंसिपल को बोला जाता है हेड मिस्ट्रेस. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. और जब तक जो एंड था ईयर के, साल तक, जो साल था उसके आखिरी साल तक, हम काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मतलब
बहुत ज्यादा दुख में थे, अब दिल को बहुत ज्यादा दुख होता है ना किसी चीज से, बहुत ज्यादा सैड थे। क्यों? क्योंकि उन्हें फेयरवेल, फेयरवेल का क्या मतलब, गुड बाय बोलना पड़ रहा था अपने स्कूल को। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। और 1941 में उनकी ग्रैंडमा की जो है तबीयत खराब हो जाती है, शी फेल इल, और उनको ऑपरेशन होना पड़ता है उनका। सो माय बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो मेरा जो बर्थडे था वो निकल गया किसके साथ में, लिटिल सेलिब्रेशन के साथ में। सो नाउ नेक्स्ट, ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। तो यहाँ पे बताया गया है जो एन फ्रैंक, उन्होंने पहले तो हमें हम सबको अपनी फैमिली के बारे में बता दिया, ठीक है, कि कितना ज्यादा प्यार वो अपने पापा से करती थी, कितना ज्यादा अटैचमेंट था उन्हें अपने फादर के लिए, ठीक है। और कैसे उन्होंने बताया, कैसे डिस्क्राइब कराया कि उनके फादर जो थे बहुत ज्यादा अडोरेबल थे, ठीक है। 36 की एज में उन्होंने उनकी मदर से शादी करी, जब उनकी मॉम की एज क्या थी, 25 थी, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि 1941 में उनका जो बर्थडे था वो ऐसे ही निकला, छोटे से सेलिब्रेशन के साथ में, क्योंकि तब उनकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब थी और उनका ऑपरेशन हुआ था। अब यहाँ पे है ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी, उनकी ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है कब, जनवरी में उनकी ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। ये किसी को ये चीज नहीं पता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और उन्हें अभी भी कितना याद करती हूँ और उनसे कितना प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. अब वो बोलती हैं कि पहले तो उन्होंने डिस्क्राइब करा था अपने 1941 का बर्थडे, अब वो बताती हैं कि इस बार वाला जो मेरा बर्थडे है 1942 का, ठीक है, इसमें जो मेरी ग्रैंडमा है, इस बार जो उनका बर्थडे है उसका सेलिब्रेशन अच्छे से हुआ और उनकी ग्रैंडमा के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा कैंडल लाइट की थी, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कैंडल रखी थी। द 4 of us are still doing well। और हम जितने भी 4 लोग हैं फैमिली के, कौन कौन है, उनके फादर, उनकी मदर, उनकी एल्डर सिस्टर और वो खुद, ठीक है, सब सही हैं, सब अच्छे से हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th जून 1942। और अब ये सारी चीजें मुझे कहाँ ले आती है, आज के दिन, प्रेजेंट डेट, मतलब जो प्रेजेंट डेट है, और वो प्रेजेंट डेट कब दी गई है गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है चिल्ड्रन, आपके लिए याद रखना, ठीक है। 20th जून 1942 जब वो अपनी जो डायरी है वो लिखना स्टार्ट करती हैं, अपनी डायरी के लिए जो उनकी एकाग्रता है, जो उनकी डेडिकेशन है वो स्टार्ट करती हैं। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी, उनके लिए जो डायरी है उसके लिए डेडिकेशन। नाउ सी, अब यहाँ से उनकी डायरी स्टार्ट होती है, सैटरडे का वो दिन था 20th जून 1942, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब वो स्टार्ट करती हैं डियरेस्ट किटी, डियरेस्ट किटी से वो स्टार्ट करती हैं। Our entire class is quacking in its boots। अब ये क्या मीनिंग है quacking in its boots का, वो यहाँ पे बोलते हैं कि पूरी की पूरी जो हमारी क्लास थी वो क्या कर रही थी, क्वैक कर रही थी अपने बूट्स के अंदर। दैट मीन्स कि काफी ज्यादा नर्वस थी उनकी पूरी क्लास, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या डिसाइड होने वाला था, फोर्थ कमिंग का मतलब क्या होता है, अपकमिंग मीटिंग। एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें डिसाइड होने वाला था कि कौन नेक्स्ट क्लास में मूव करेगा और कौन नहीं रहेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो क्वॉकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब भय से कांपना, डर से कांपना, बहुत ज्यादा नर्वस होना। तो यहाँ पे आप इसका मीनिंग ले लीजिए, नर्वस होना, ठीक है। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form and who will be kept back। तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि अब डिसाइड होने वाला था कि कौन आगे मूव करेगा क्लास में और कौन यहीं पर ही रह जाएगा पीछे। और इसी डर की वजह से पूरी की पूरी क्लास काफी ज्यादा कांप रही थी, काफी ज्यादा डर रही थी और बहुत ज्यादा नर्वस थी। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, जीएन एंड आई लाफ ourselves silly at 2 boys behind us। अब वो बोलती हैं कि सारी की सारी क्लास क्या कर रही थी, बेट लगा रही थी, मतलब शर्तें लगा रही थी एक दूसरे से कि कौन रुकेगा और कौन आगे जाएगा, ठीक है। और उनकी एक फ्रेंड का यहाँ पे नेम बताया जीएन, और वो 2 लड़के होते हैं उनकी क्लास के, तो उनके क्लासमेट्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत जोर से हंसती हैं। क्यों? अब उसका भी रीजन बताया है। एंड आई लाफ ourselves silly at the 2 boys behind us, जो कि उनके पीछे बैठे होते हैं वो 2 बॉयज, जो 2 लड़के हैं, सीएन एंड जैकस। उनका क्या नाम बताया है, सीएन एंड जैकस, who have stocked their entire holiday savings on their bet।
जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी हॉलीडे के जितने भी पैसे थे, पूरी की पूरी जो सेविंग थी, वो किस पे लगा दी थी, शर्त पे लगा दी थी, और उस पे वो बहुत ज्यादा हंसती हैं। ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन GS प्लीडिंग glances and my angry outburst can't calm them down। ठीक है, अब पूरे रात और दिन क्या चल रही थी लाइनिंग कि अरे तुम पास हो जाओगे, अरे तुम नहीं होंगे, अरे तुम पास हो जाओगे, अरे तुम नहीं होंगे, बस यही सारी चीज चल रही थी। ठीक है, कि अरे तुम पास हो जाओगे, नहीं मुझे लग रहा है कि मैं नहीं होंगी, बस ये जो चिट चैट होती है ना दो फ्रेंड्स के बीच में, क्लासमेट्स के बीच में, वो चल रही थी अभी। ठीक है, इवन GS प्लीडिंग मतलब, सो यहाँ पे मीनिंग ले लीजिए, प्लीडिंग आइज का मतलब रिक्वेस्टिंग आइज, किसकी, GS की। ठीक है, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, और मेरा बहुत ज्यादा गुस्से में वो थी, रिप्लाई कैसे करती है, एंग्री आउटबर्स्ट में वो चीज करती हैं, और यही क्वेश्चंस चलते रहते हैं मॉर्निंग टू नाइट। ठीक है, यू आर गोइंग टू पास, वो बोलती है कि तुम पास हो जाओगी, वो बोलती है कि नहीं मेरे को नहीं लग रहा कि मैं होंगी, फिर वो बोलती है कि नहीं मुझे लग रहा है। तो ये चिट चैट फ्रेंड्स की चलती रहती है, काफी ज्यादा रिक्वेस्टिंग उसकी आइज बताइए, उससे बोलती हुई वो बताइए, जो उनकी फ्रेंड है GN। ठीक है, और उनका जो एंग्री आउटबर्स्ट है उसकी तरफ वो यहाँ पे बताया, उन्होंने मेंशन करा है, इफ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज, डमीज का मतलब क्या होता है, फूल, आप इसका मीनिंग ले लीजिए, फूल, बेवकूफ बोल लीजिए, फूल बोल लीजिए, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि अगर मेरे से पूछा जाए तो इतने फूल हैं, इतने ज्यादा डमीज हैं क्लास में, कि एक क्लास का पूरा क्वार्टर पीछे रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन जो टीचर्स हैं वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर हैं अर्थ के, उन्होंने ये चीज मेंशन करी है कि जो टीचर्स हैं उनका कुछ भी नहीं कह सकते, उनका कुछ भरोसा नहीं है, कि वो इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि कब क्या हो जाए किसी को कुछ आइडिया नहीं है। नाउ नेक्स्ट, आई एम नॉट वरिड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वो बोलती हैं कि मुझे टेंशन नहीं है मेरी या मेरी जो गर्लफ्रेंड्स है, मतलब मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए, वो बोलती हैं कि उनकी मेरे को टेंशन नहीं है, वील मेक इट, कि हम पास हो जाएंगे, हम इस चीज को पूरा कर लेंगे, वील मेक इट, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। ठीक है, एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट अंटिल देन वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। अब वो यहाँ पे बोलती है कि बस एक जो सब्जेक्ट है जिसका मेरे को डर लग रहा है वो है मैथ्स, लेकिन तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बस वेट कर सकते हैं। तो बस हम क्या करते हैं, हम अपनी होप को लूज ना करते हुए, यहाँ पे दे रखा है ना लूज हार्ट, कि तब तक हम अपनी होप को ना लूज करते हुए बस हम वेट कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, कि जो मेरी बॉन्डिंग है, या जो मेरा आप अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, कि मेरा जो नेचर है, मेरा जो बिहेवियर है, मेरे सारे टीचर्स के साथ में सही है। ठीक है, देयर आर 9 ऑफ देम, कितने हैं वो टोटल, देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men 2 women, कितने, 7 men 2 women। मिस्टर कीजिंग, अब मिस्टर कीजिंग बताए हैं द ओल्ड फूगे हु टीचेस मैथ्स, वो क्या करते हैं, मैथ्स टीचर है उनके, कौन, मिस्टर कीजिंग, was annoying with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework. अब यहाँ पे वो बोलती हैं कि जो मेरे मैथ्स टीचर है ना, ऐसे तो मेरा जो बॉन्डिंग है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सारे टीचर्स के साथ में सही है, और टोटल कितने टीचर्स हैं, 9 टीचर्स हैं, 7 men हैं और 2 women हैं। ठीक है, लेकिन जो मैथ्स टीचर है जिनका नाम है मिस्टर कीजिंग, ठीक है, वो मेरे से काफी ज्यादा एनॉय रहते हैं। क्यों, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, ऐसा उनको लगता है। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारा उसको, जो हमारी एन फ्रैंक है, उनको काफी सारा होमवर्क असाइन कर देते हैं, और उनको क्या कहते हैं कि एक ऐसे लिखो, किस पे, एक ऐसे लिखो, एक टाइटल देते हैं, अ चैटर बॉक्स, वो हम आगे देखेंगे। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, किस पे लिखना है ऐसे, एन ऐसे ऑन अ सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, I did worry about that later. I decided I jotted down. अब jotted down का क्या मतलब है, to write in brief, मतलब बहुत छोटी सी किसी चीज की इंफॉर्मेशन लिखना, to write in brief। अब वो बोलते हैं कि जो उनको टॉपिक मिला है अ चैटर बॉक्स ऐसे लिखने का, तो बोलते हैं कि मैं इस पे क्या ही लिखूंगी, तो मैंने काफी ब्रीफ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन उस पर लिखी, और टाइटल लिख दिया, टक्ड अप मतलब पुट इन, टाइटल पुट कर दिया,
in my bag and tried to keep quiet. और चुप रहने का मैंने क्या करा, कोशिश की. And tried to keep myself quiet. ऐसा वो बोलते हैं. That evening, after I finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. अब वो क्या बोलती हैं कि इवनिंग में जब मैंने अपना बाकी का सारा होमवर्क फिनिश कर लिया था, तब मेरा ध्यान किस पे जाता है, अपने ऐसे पे जाता है जो कि रखा हुआ था, जिसको उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं था, बस छोटी सी एक उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी थी, टाइटल डाला था. अब वो उसके बारे में सोचती रहती है, उस सब्जेक्ट के बारे में, अपना जो उनका फाउंटेन पेन है उसके टिप को च्यू करते हुए. Anyone could ramble on the leave big spaces between the words. But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. ठीक है. अब वो क्या कहती है कि वैसे तो लिखना बहुत इजी है, इन सारे वर्ड्स पर कितना भी कोई भी लिख सकता है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं जो आर्ग्यूमेंट है उसमें कन्विंस करूं, उसमें जीत पाऊं. किसके ऊपर, क्या टॉपिक है कि कितना ज्यादा जरूरी है टॉक करना. ऑन द नेसेसिटी मतलब जरूरत किसकी, टॉकिंग की. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. अब वो क्या बोलते हैं कि अब वो बोलती हैं कि अब मैं सोचते सोचते मेरे को एक आइडिया आता है, और वो क्या लिखती है, 3 पेजेस लिख लेती हैं उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे जो मिस्टर कीजिंग ने उनको असाइन किया था. मिस्टर कीजिंग had assigned me and was satisfied, और मैं satisfied थी जो भी मैंने लिखा उससे. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. और वो बोलती हैं, उसमें उन्होंने क्या लिखा कि मैं इस चीज पे आर्ग्यू करती हूँ कि जो टॉकिंग है, मतलब बातें करना है, बहुत ज्यादा वो टॉकेटिव होना स्टूडेंट्स का एक ट्रेट होता है, एक उनका व्यवहार होता है. मतलब ट्रेट का क्या मतलब, एक व्यवहार बोल लीजिए, हाँ व्यवहार होता है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स का एक व्यवहार होता है, और मैं उसको अंडर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did. लेकिन मुझे नहीं लगता, वो बोलती है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज को मैं पूरी तरह से कर पाऊंगी, क्योंकि ये चीज मेरे को मेरे पेरेंट्स से मिली है. यहाँ पे वो मेंशन करती है कि मेरी मदर भी बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी, ठीक है. मुझे नहीं लगता कि इस चीज को मैं फुलफिल कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी मॉम भी काफी ज्यादा टॉकेटिव हैं और बहुत ज्यादा बोलती हैं जितना कि मैं बोलती हूँ. टॉक एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर. And that there's not much you can do about inherited traits. Inherited traits का मतलब क्या होता है, जो traits होते हैं जो कि हम अटेन करते हैं किससे, अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे, ठीक है. जो व्यवहार होता है, किसी में कोई बहुत ज्यादा एंग्री होगा तो उनमें उनके फादर का गुस्सा आया होगा, उनके फादर काफी ज्यादा एंग्री होते होंगे, उनको गुस्सा आता होगा, तो उनके चिल्ड्रन को भी गुस्सा आता होगा, तो इनको बोलते हैं इनहर्टेड ट्रेट्स. तो यही चीज बोलते हैं कि अब इस चीज का तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, क्योंकि इसको एक इनहर्टेड ट्रेट्स की तरह लो, जो कि मेरी मदर का मेरे अंदर आया है. मेरी मदर भी जैसे बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, वैसे मैं भी बहुत ज्यादा टॉकेटिव हूँ. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceed to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. अब वो क्या बोलती हैं कि मिस्टर कीजिंग बहुत ज्यादा हंसे मेरे आर्ग्यूमेंट पे, जो मैंने सोच रखा था अपने माइंड में, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने आगे बढ़ के मेरे को दूसरा एक ऐसे लिखने के लिए असाइन कर दिया. Proceed to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. अब जब तक मैं आगे बोलना स्टार्ट करती तो उन्होंने मेरे को एक दूसरा ऐसे असाइन कर दिया, ठीक है. दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. अब इसका क्या मीनिंग है, इनकॉरिजिबल का, इसका मीनिंग है जिसे सुधारा ना जा सके, ठीक है, जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट ना हो. तो इस बार जो मिस्टर जो कीजिंग है उनको क्या देते हैं, उनको बोलते हैं कि एक और ऐसे लिखो किस टॉपिक पे, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे. आई हैंडेड इट इन and Mr. Keesing had nothing to complain about it for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he did finally had enough, and Frank, as punished for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox.
अब क्या बोलते हैं, वो 2 एसेस लिखवा लिए, अब अनदर उनको कंप्लेन करने के लिए कुछ था नहीं, 2 लेसन्स निकल गए, तो मिस्टर कीजिंग उनको अब न्यू टाइटल देते हैं कि एन फ्रैंक को पनिश किया जाता है। और अब वो ऐसे लिखेंगे, क्या टाइटल दिया गया है उस ऐसे का, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो मतलब देखिए कि कितना ज्यादा उनके टीचर को बताया कि कितना वो अपने टीचर से फ्रस्ट्रेटेड है और कितना उनके टीचर उनसे फ्रस्ट्रेटेड है। एक उनसे ऐसे लिखवा लिया जिसमें उन्होंने अपना प्रॉपर आर्ग्यूमेंट शो करा है कि कैसे जो बच्चे होते हैं उनका एक ट्रेट होता है टॉकेटिव होना, और कैसे ये टॉकेटिव होने का ट्रेट उनमें उनकी मम्मी से आया है, उनकी मदर से आया है, दैट इज इनहर्टेड ट्रेट। ठीक है, फिर सेकंड ऐसे में उनको ये टाइटल मिलता है, फिर थर्ड ऐसे में उनको ये टाइटल मिलता है। अब आगे देखिए, The class roared. I had to laugh too, though I did nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. अब ingenuity का क्या मतलब है, कौशलता और निपुणता, ओरिजिनलिटी। यहाँ पे देख लीजिए, कौशलता या निपुणता आप बोल सकते हो, ओरिजिनलिटी, फाइननेस। ठीक है, अब वो बोलती है कि मैं थक चुकी थी। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ होना। द क्लास रोड, क्लास चिल्लाती है जोर से, मैं भी हंसने के लिए होती हूँ, लेकिन वो बताती है कि आई थॉट आई डिड नियरली टायर्ड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, कि अब मैं थक चुकी हूँ अपनी जो ओरिजिनलिटी है, कौशलता निपुणता, किस पे प्रूफ करते करते, इन टॉपिक्स के ऊपर, चैटर बॉक्सेस नाम के इन टॉपिक्स के ऊपर। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, लेकिन अब टाइम क्या था कि अब किसी और चीज पे लिखने के लिए या किसी और चीज के साथ आने के ऊपर ये टाइम था कि मैं थक चुकी हूँ। जो चैटर बॉक्स वाला टॉपिक है, इसके ऊपर लिखते लिखते, ओरिजिनल लिखते लिखते, ठीक है, और अपना जो टैलेंट है इस चीज पे शो करते करते, अब वो चाहती हैं कि वो लिखें किस पे, किसी नई चीज के साथ आए, किसी नई चीज के ऊपर लिखें। ये उनका थॉट है, समथिंग ओरिजिनल, और कुछ ओरिजिनल चीज के साथ में। माई फ्रेंड सेन हु इज गुड एट पोएट्री, वो बताती हैं कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, सेन है, जो कि किसमें गुड है, शी इज गुड एट पोएट्री। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। अब वो उनकी जो फ्रेंड है वो सेन है, वो उनको हेल्प करती हैं एसेस को वर्से की फॉर्म में लिखें, वर्स की फॉर्म में लिखें, बिगनिंग से लेके एंड तक। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, जंप करती हैं जॉय में। मिस्टर कीजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। रिडिकुलस का क्या मतलब होता है, एक इमोशन जिसमें बहुत ज्यादा आपको हंसी है, काफी ज्यादा हास्यपूर्ण, वैसे बोल सकते हो आप। ठीक है, अब मिस्टर कीजिंग को ये वाला भी एक टॉपिक कैसा लगता है, बहुत ज्यादा रिडिकुलस सा सब्जेक्ट लगता है, और वो बहुत हंसने लगते हैं इस चीज पे भी। बस बट आई डिड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन इस बार मैं मेक श्योर करूंगी कि जो जोक हो वो उनके ऊपर हो, वो खुद के ऊपर हंसे, ना कि मेरे ऊपर। नाउ सी, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया और वो बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन। वो किसके ऊपर थी पोएम, एक मदर डक के ऊपर थी और फादर स्वैन के ऊपर थी, विथ 3 बेबी डकलिंग who were bitten to death by the father because they quacked too much luckily। ठीक है, अब वो पोएम उन्होंने खुद लिखी, ओरिजिनली लिखी, कि एक फादर स्वैन के ऊपर वो पोएम थी और एक मदर डक के ऊपर वो पोएम थी। और फादर अपने जो 3 डकलिंग है उनको मार देता है, क्यों, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्वैक 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 करते हैं, बहुत ज्यादा जो डक्स की साउंड होती है ना वो निकालते हैं, बिकॉज दे क्वैकल्ड टू मच लकीली। मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। और इस बार जो मिस्टर कीजिंग है उन्होंने लकीली जो जोक है उसको राइट वे में लिया, गलत तरीके से ना लेके सही तरीके से लिया। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well। और उन्होंने वो पोएम पूरी क्लास के सामने पढ़ी, ठीक है, अपने खुद के कमेंट्स भी ऐड करे, और आगे भी कई सारी क्लासेस में वो पोएम उन्होंने पढ़ के सुनाई। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। और तभी से मेरे को टॉक मतलब बातें करने के लिए और टॉकेटिव होने के लिए अलाउ कर दिया गया, और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी मेरे को असाइन नहीं किया गया। एनी एक्स्ट्रा होमवर्क ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब उसकी साइड में, अलग साइड में, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और अलग से मतलब साथ के साथ में जो मिस्टर कीजिंग है, अब उनका भी काफी ज्यादा जो नेचर है वो काफी ज्यादा जॉयफुल सा है, और वो भी जोक्स मारते रहते हैं, वो भी जोक्स बनाते रहते हैं। यहाँ पे उनकी डायरी जो थी एक दिन की, वो एंड करती हैं एन,
योर्स एन, अपने नेम के साथ। तो इसी के साथ में जो आपका जो एक्सट्रैक्ट है आपका चैप्टर द डायरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, वो यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन थी। ये जो पेज लिया गया है डायरी का, ये इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो एन फ्रैंक है काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड उनकी फेमस है, जो नॉवल उन्होंने लिखी थी और उनके साथ में जो इंसिडेंट्स हुए थे वो सब डायरी में शेयर हुए हैं। लेकिन ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, यहाँ पे एंड होता है।